तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड से बायोलॉजी सब्जेक्ट क्लास 11th के लिए फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, सजीव जगत की विविधता। चूँकि विविधता ये सजीवों में है, इसलिए इसको बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। तो क्या है डाइवर्सिटी, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, इसके बारे में आप समझेंगे। इस चैप्टर में हम इसकी चर्चा करेंगे, फिगर के माध्यम से समझेंगे। देखिए, प्लांट्स, एनिमल्स, एक पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर सिस्टम में, एक पर्टिकुलर जैसे पॉन्ड्स इकोसिस्टम है या लैंड इकोसिस्टम है, किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले सभी प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब आप देख रहे हैं फिगर के माध्यम से। इन सब का पारिस्थितिक जो एक पार्ट बनता है वो एक बायोडाइवर्सिटी होता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब सजीवों की अनेक किस्में, चाहे वो प्लांट की किस्में हों, चाहे वो एनिमल की किस्में हों, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस्में हों, बहुत सारे ऐसे इन किस्मों को मिला करके जो एक समुदाय बनता है, पॉपुलेशन, वो बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। तो बायोडाइवर्सिटी में आप देखेंगे यहाँ पर सजीवों के लक्षण तो मैंने बता दिया था। सजीव कैसे निर्जीव से भिन्न होते हैं, कौन कौन से निर्जीव जिसे आप निर्जीव कहते हैं, और कौन कौन से ऐसे हैं जिसे हम आप मृत कहते हैं, और सजीव को तो आप जानते हैं। इसमें आप ये सब सीखेंगे। छोटा सा चैप्टर है, जल्दी शुरू करेंगे वरना ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसमें आप जैव विविधता के बारे में समझेंगे, इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और बहुत कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से आपके काम लायक नहीं है, तो उसको हम ससरी नज़र की वजह से बता देंगे। तो आप बहुत ध्यान से वीडियो में लगे रहिए और देखिए कि क्या है सजीव जगत की विविधता। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर, सजीव जगत की विविधता, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सजीव है क्या। ठीक, जीवों में विविधता की संकल्पना या जैव विविधता। सजीव क्या है, व्हाट इज लिविंग। अगर इसको हम एक वाक्य में कहें तो सजीव जीवों तथा रासायनिक क्रियाओं का एक विशिष्ट एवं जटिल संगठन है। ठीक, लाइफ इज ए स्पेसिफिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग बीइंग एंड केमिकल रिएक्शन। अगर सरल शब्दों में इसको हम कहना चाहें तो जैव दशा या एक सक्रिय एवं अत्यधिक संगठित पदार्थ जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं, उसमें ऊर्जा की निरंतर क्षतिपूर्ति की क्षमता ही सजीव कहा जाता है, उसे सजीव कहा जाता है। इस प्रकार यह एक संगठित पदार्थ अर्थात जीव द्रव्य की सदैव सक्रिय एवं परिवर्तनशील अवस्था है। सजीव क्या है, सजीव जीव द्रव्य की सदैव सक्रिय एवं परिवर्तनशील अवस्था है। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार भी कहा गया है। ठीक, जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ। जीवन एक वैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाची संज्ञा है। इसको ना हम आप देख सकते हैं ना छू सकते हैं, इसको केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे प्यार, नफरत, लालच, सरलता, अच्छाई, बुराई, एक ऐसे भाववाची अमूर्त ये शब्द हैं जिसको हम केवल महसूस करते हैं। उसी तरह से जीवन को भी हम केवल महसूस करते हैं। जीवन को हम कह सकते हैं कि संगठित पदार्थ यानी कि सजीव पदार्थ, जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। संगठित पदार्थ या भूत द्रव्य की जैव दशा ही जीवन है। छोटी सी परिभाषा, यानी कि प्रोटोप्लाज्म को जीवित अवस्था है, प्रोटोप्लाज्म का जो जैव दशा है, जीवित अवस्था है, उसे हम जीवन कहते हैं। क्योंकि प्रोटोप्लाज्म समझते हैं जैसे मुर्गी का अंडा है, उसको जब फोड़ते हैं तो तरल रसलसा पदार्थ तरल माध्यम से निकलता है। वो जो यदि हम मुर्गी के अंडे को टेम्परेचर में बॉयल कर देते हैं, पानी में बॉयल जब करते हैं, तो वो उसका पूरा का एल्बुमिन प्रोटीन, पूरा जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्लॉट कर जाता है, तो उसका यानी कि जीवन समाप्त हो गया। तो जीव द्रव्य एक क्रिस्टल कोलाइड स्टेट है, अवस्था है, जिसमें साइक्लोसिस गति होती है उस जीव द्रव्य में। साइक्लोसिस का मतलब कि क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या दोनों तरफ जीव द्रव्य का मूवमेंट होता रहता है, और उसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है, और उसके सभी जैविक क्रियाओं, कोशिकीय क्रियाओं के लिए ऊर्जा की खपत होती रहती है, उसकी क्षतिपूर्ति होती रहती है। तो एक जीवन है उसमें। और जीवधारियों तथा समस्त निर्जीव वस्तुओं को जैसे हम देख तथा छू सकते हैं, उसी तरह से
जीवन को ना हम देख सकते हैं न छू सकते हैं। ये हमने बताया ही आपको। वास्तव में जीवन जीवधारियों के पदार्थ में उत्पन्न होने वाली एक विशेष प्रकार की ऊर्जा या शक्ति है। ठीक है, अतः इसकी कोई सीधी परिभाषा नहीं दी जा सकती। ठीक, तो जीव द्रव्य आप समझ गए कि यह क्या है, संगठित पदार्थ या भूत द्रव्य की जैव दशा है जिसे हम जीवन कहते हैं। अब आधुनिक जीव विज्ञान, ये आपके कोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली जानते रहिए। आधुनिक जीव विज्ञान का मतलब है कि शुरुआत में वैज्ञानिक जो आविष्कार हुए उनकी अपेक्षा बाद में वर्तमान युग में अब नए नए यंत्रों उपकरणों के आविष्कार और रिसर्च की सहायता से अनेक नवीन विधियों का विकास करके जीवों के संबंध में हमारे ज्ञान में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। और इस नए ज्ञान की भूमिका में आधुनिक जीव विज्ञान के कुछ ऐसे एकीकरण सिद्धांतों को मान्यता दी गई है जो सभी जीवों पर समान रूप से लागू होते हैं। ऐसे सिद्धांत जो हैं ये निम्नलिखित हैं, जैसे संगठन का सिद्धांत। ठीक है, जीव की उत्पत्ति के समय संगठन का सिद्धांत हुआ, कोश की सिद्धांत और ऊतक स्तर का सिद्धांत, अंग स्तर का सिद्धांत। इस तरह से धीरे धीरे जो विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी, जीवन से संबंधित सारी प्रक्रिया रासायनिक और भौतिक सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। दूसरे शब्दों में जैविक क्रियाएं जीव पदार्थ के घटकों पर नहीं वरन इसके भौतिक एवं रासायनिक संगठन पर निर्भर करती हैं। ठीक है, यदि इस संगठन का पूरा नॉलेज हो जाए तो हम परख नली में जीवन की उत्पत्ति कर सकते हैं। जीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत, बायोजेनेसिस, कंसेप्ट ऑफ बायोजेनेसिस। वैज्ञानिक सभी मानते हैं कि जीव पदार्थ की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थ के संगठन में क्रमिक विकास से हुई है। ऐसे रासायनिक उद्विकास के लिए आवश्यक वातावरणीय दशाएं पृथ्वी पर अब नहीं है। ठीक है, अरबों वर्षों पहले पृथ्वी पर थी परंतु अब नहीं है। तो इस तरह से पृथ्वी पर वर्तमान दशाओं में पृथ्वी पर नए जीवों की उत्पत्ति केवल पहले से विद्यमान जीवों से ही हो सकती है। इसको कहा जाता है ओमनिस वाइवम ए वाइवो। वर्तमान वायरसों को हम चाहे सूक्ष्म जीव माने या ना माने, लेकिन इनकी उत्पत्ति भी पहले से विद्यमान वायरसों से ही हो सकती है। कोशिका मत सिद्धांत है जिसको स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। इन्होंने कहा था कि सभी सजीव कोशिका के बने होते हैं, एक कोशिका के या बहुकोशिका के बने होते हैं। सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। तो इन्होंने सिद्धांत दिया था सभी जीवों के लिए, चाहे वो जंतु हो, पौधा हो, जीवाणु हो, जो भी हो, शरीर में एक या एक से अधिक कोशिकाओं और उनसे उत्पादित पदार्थों का बना होता है। नई कोशिकाएं केवल पहले से विद्यमान कोशिकाओं के विभाजन से ही बन सकती हैं। ओमनी सेलुला ये सेलुला, ये इसको रुडोल्फ विर्चो ने कहा था, याद रहना चाहिए। ओमनी सेलुला सेलुला रुडोल्फ विर्चो ने कहा था, पूछा जाता है एक नंबर में। तो कभी कभी इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको बताते जाएंगे, आप उसको नोट करते जाइएगा। समस्त कोशिकाओं की भौतिक संरचना, रासायनिक संगठन एवं उपापचय, मेटाबॉलिज्म में एक मूल समानता होती है। ठीक है, किसी भी बहुकोश की जीव का जीवन इसके शरीर की समस्त कोशिकाओं की क्रियाओं का योग होता है। ठीक है, तो कोशिकाएं जंतु और पौधों की मूलभूत रचनात्मक इकाइयाँ होती हैं और क्रियात्मक इकाइयाँ भी होती हैं। जैव विकास मत, कैसे कैसे विकास हुआ, उत्पत्ति से लेकर के एक कोशिका से लेके सरल कोशिका से लेके जटिल कोशिकाओं तक कैसे कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी विकास होता चला गया, ये इसके बारे में है। जीन मत क्या है, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर अपना मत दिया है। चार्ल्स डार्विन ने अपने सर्वजनन मत थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस में कहा कि माता पिता के शरीर का प्रत्येक भाग अपने अति सूक्ष्म नमूने या प्रतिरूप बनाता है जो अंडाणुओं शुक्राणुओं के रूप में संतानों में जाते हैं। उसी तरह से अगस्त बीजमान ने भी एक सिद्धांत दिया, जनन द्रव्य प्रवाह मत, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कहा कि अंडे से नए जीव शरीर में के भ्रूणी परिवर्तन के दौरान प्रारंभ में ही जनन द्रव्य यानी कि दृढ़ द्रव्य से अलग हो जाता है। ठीक है, यही जनन द्रव्य संतानों में प्रदर्शित होने वाले लक्षणों को जनकों में ले जाता है। ठीक है, तो यह जनन द्रव्य कोशिकाओं के केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्रों के डीएनए अणुओं के रूप में होता है। इन अणुओं को सूक्ष्म खंड जो जीन्स कहलाते हैं। ठीक है, यही आनुवांशिक लक्षणों को जनकों से संतानों में ले जाते हैं। तो जीन्स में ही परिवर्तनों के संचित होते रहने से समान पूर्वजों से नई नई जीव जातियों को विकास होता है। एंजाइम मत इसी तरह से है, सामूहिक कोशिका से कोशिका का उपापचय कहते हैं। ठीक है, जो प्रत्येक जीव कोशिका में प्रतिपल हजारों रासायनिक प्रक्रियाएं होती रहती हैं, इन्हें सामूहिक रूप से कोशिका का उपापचय कहते हैं। उपापचय में सरल से जटिल अणुओं का बनना और जटिल अणुओं का टूट करके सरल अणुओं में बदलना, यही उपापचय क्रिया है जो एंजाइम पर पूरी तरह से आधारित होती है। उपापचय क्रियाओं का जीन अभिनियंत्रण ये इम्पॉर्टेंट है। जॉर्ज बीडल एवं टैटम ने एक अपना सिद्धांत मत दिया था जिसे कहते हैं 1 जीन 1 एंजाइम 1 मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। तो एक जीन एक एंजाइम, 60 में कहा जाता है जॉर्ज एंड बीडल एक जीन एंजाइम मत
थ्योरी किसने दिया? जवाब होगा जॉर्ज बीडल एंड एडवर्ड टैटम। 60 में कहा जाता है बीडल एंड टैटम। क्या दिया था इन्होंने, कौन से अपने कल्पना को दिया था? 1 जीन 1 एंजाइम, एक जीन एक एंजाइम और एक उपापचयी अभिक्रिया, एरो लगाकर दिखाया जाता है। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट सिद्धांत बहुत सारे वैज्ञानिकों ने समय समय पर दिए, जिससे आधुनिक जीव विज्ञान की स्थापना हो सके। जो बीडल एंड टैटम ने जो दिया था सिद्धांत, एक जीन एक एंजाइम और एक उपापचयी क्रिया, इसके अनुसार जीव के प्रत्येक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक लक्षणों पर जीनी नियंत्रण होता है, क्योंकि प्रत्येक जीव उपापचयी क्रिया एक एंजाइम द्वारा और प्रत्येक एंजाइम का संश्लेषण एक जीन विशेष के द्वारा नियंत्रित होता है। विभेदक जीन क्रियाशीलता, ठीक है, इस तरह से विभेदन होता है कोशिकाओं में। बहुकोशिकीय जीव शरीर में समस्त कोशिकाएं जाइगोट नाम कोशिका से प्रारंभ होती हैं और बारंबार समसूत्री विभाजन के द्वारा बनती रहती हैं। उनका वृद्धि और विकास होता रहता है, जिससे बहुत सारे अंग बनते हैं। ठीक है, इन्हीं विभाजन के बाद पूरे शरीर का निर्माण होता है। आँख, नाक, यकृत, जिगर, गुर्दा, हड्डी, त्वचा, कान, अनेक अंग, ठीक है, उनकी रचना कारकी में बहुत ही असमान कोशिकाएं बने होते हैं। एक ही जीव शरीर के सारी कोशिकाओं में समान जीन समूह होते हुए भी इनके बीच परस्पर विभेदीकरण का कारण यह होता है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में जीन समूह के विभिन्न अंश ही सक्रिय होते हैं, शेष अंशों को निष्क्रिय कर दिया जाता है। एक और सिद्धांत है जीव, इसका वातावरण एवं समस्थापन या समस्थैतिकता। ठीक है, सफल जीवन के लिए जीवों में अपने वातावरण में होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित होकर इन्हीं के अनुसार अपने शरीर की कार्य की एवं उपापचय में आवश्यक परिवर्तन करके शरीर एवं अंतः वातावरण की अखंडता बनाए रखने की अभूतपूर्व क्षमता होती है। इसकी खोज क्लॉडी बर्नार्ड ने की थी। अंतः वातावरण की अखंडता बनाए रखने की क्षमता को वाल्टर बुकैनन ने समस्थापन या समस्थैतिकता, और इंग्लिश में इसको होम्योस्टैसिस कहते हैं, का नाम दिया था। तो वाल्टर बुकैनन ने ही होम्योस्टैसिस या समस्थैतिकता का नाम दिया था। और परिभाषा क्या है इसकी? किसी भी सजीव के अंतः वातावरण की अखंडता बनाए रखने की क्षमता को होम्योस्टैसिस या समस्थैतिकता कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक और इंट्रोडक्शन है कि जीवधारी निर्जीव वस्तुओं से कैसे भिन्न होते हैं। हाउ लिविंग बीइंग डिफर फ्रॉम नॉन लिविंग। तो आप जैसे जानते हैं कि सजीव के लक्षण क्या क्या होते हैं। जिनमें सजीव के लक्षण होंगे वो सजीव होगा, जिनमें सजीव के लक्षण नहीं पाए जाएंगे वो निर्जीव होंगे। ठीक है, तो जीवधारियों के ये सब संगठनात्मक एवं क्रियात्मक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे कि आकृति एवं माप। जीव में अपनी अपनी किस्म की अर्थित स्पीसीज के अनुसार विविध प्रकार की परंतु निश्चित आकृतियाँ एवं माप होते हैं, इसलिए हम इन्हें अलग अलग पहचान लेते हैं। ठीक है, किसी भी निर्जीव वस्तु की आकृति माप निश्चित नहीं होती। जल की बूंद से लेकर विशाल महासागर तक या रेत के कण पर्वत तक भिन्न भिन्न और अनिश्चित होते हैं, लेकिन जंतुओं की आकृति निश्चित होती है। उसी तरह से रासायनिक संगठन भी है। ठीक है, जीवों और निर्जीव वस्तुओं के बीच पदार्थ के रासायनिक संगठन में अत्यधिक भेद होता है। जीव पदार्थ मुख्यतः बड़े बड़े कार्बनिक अणुओं का बना होता है, एक जटिल रासायनिक संगठन होता है, जबकि निर्जीव वस्तुओं का पदार्थ सरल छोटे मुख्यतः अकार्बनिक अणुओं का मिश्रण होता है। कोशिकीय संगठन, जीवों में कोशिका होती है, कोशिका के संगठन को ऊतक बनते हैं, कई ऊतक से अंग बनते हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय, ऊतक, अंग, अंग तंत्र की इस तरह से संरचना होती रहती है जो कोशिकीय संगठन कहलाता है। उपापचय मेटाबॉलिज्म ही रासायनिक एक प्रक्रिया है। रासायनिक क्रियाएं, इसमें प्रतिपल हजारों लाखों प्रतिपल क्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं, जिसे हम उपापचय कहते हैं, इंग्लिश मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसमें जटिल अणु सरल अणुओं में टूटते हैं, फिर सरल अणु फिर जटिल अणुओं में का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से अनेक रासायनिक एवं भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थों का निरंतर रूपांतरण होता रहता है इस मेटाबॉलिज्म में। इन्हीं प्रक्रियाओं का सामूहिक नाम है उपापचय। ठीक है, ये दो शब्दों का बना होता हमने पहले बताया था कि उपचय अर्थात एनाबॉलिज्म, जिसमें सरल अणु से जटिल अणु बनते हैं और इसमें वृद्धि और मरम्मत होता है, यह रचनात्मक क्रिया है। और दूसरा है अपचय, जिसे इंग्लिश में कैटाबॉलिज्म कहते हैं। इसमें बड़े बड़े जटिल अणु छोटे छोटे सरल अणुओं में टूटते हैं। यह जो है कि विघटनकारी क्रिया है। इसमें जारण दहन होता है, ऑक्सीडेशन होता है और अनेक ऊर्जा निकलती है। ठीक है, इस तरह से कोशिका जो है एक रासायनिक फैक्ट्री, लघु रासायनिक फैक्ट्री कही जाती है। गमन गति, सजीवों में गमन और गति होता है जबकि निर्जीवों में नहीं होता। उसी तरह से सजीवों में पोषण होता है, वो भोजन करते हैं, उनका वृद्धि और विकास होता है पोषण के आधार पे।
जबकि निर्जीवों में कोई भी निर्जीव पदार्थ न तो भोजन करता है, न तो उसका पाचन करता है, न तो कुछ करता है। तो सजीव जबकि भोजन करते हैं, उसका पाचन करते हैं, पचे हुए पदार्थ का अवशोषण करते हैं, स्वांगीकरण होता है उसका ब्लड में, पौष्टिक पदार्थों का मिलना, घुलना मिलना स्वांगीकरण कहलाता है, तथा उसके बाद अपचे पदार्थों का बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना यानी मल त्याग करना, ये सब क्रियाएँ सब सजीवों में होती है, निर्जीव में नहीं होती। वृद्धि भी उसी तरह से सजीवों की वृद्धि होती है, चाहे पौधे हों चाहे जंतु हों, जबकि निर्जीवों में नहीं होता। श्वसन, रेस्पिरेशन जो है, सभी सजीवों में श्वसन की क्रिया होती है। वो अपने श्वसन के लिए ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल में त्याग करते हैं। तो अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन हो रहा है तो उसे ऑक्सी श्वसन, और यदि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो उसे अनाक्सी श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्रियाएँ जंतुओं में, पौधों में यानी सजीवों में होती है, लेकिन किसी भी निर्जीव में नहीं होता। उत्सर्जन की क्रिया भी सजीवों में होती है, लेकिन निर्जीव में नहीं होती। जो हानिकारक पदार्थ है शरीर से बाहर निकलता है, इसे उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, वो सब सजीवों में होता है, लेकिन निर्जीव में नहीं होता। प्रतिक्रियाशीलता, अनुकूलन एवं समस्थापन या समस्थितिकता, ये सजीवों में होता है। अपने वातावरण, अपने अंतः वातावरण को अखंड बनाए रखते हैं, बनाए रखने की क्षमता को होम्योस्टेसिस या समस्थैतिकता कहते हैं, जबकि ये सब निर्जीवों में नहीं होता। यानी कि सजीव बाहरी वातावरण के प्रति उद्दीपन करते हैं, बाहरी वातावरण का जो उद्दीपन है उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। यह प्रतिक्रियाशीलता होती है सभी सजीवों में। ये प्रोटोप्लाज्म का प्रमुख लक्षण है जीव द्रव्य का, और बाकी निर्जीवों में ऐसा नहीं होता। जीवों में यह क्षमता जो उत्तेजनशीलता या प्रतिक्रियाशीलता कहलाती है, किसी भी बाहरी उद्दीपन के प्रति, चाहे प्रकाश हो, ध्वनि हो, स्पर्श हो, ताप हो, गुरुत्वाकर्षण हो, कोई भी रासायनिक चीज़ हो, स्वयं शरीर के भीतर भी भूख, प्यास, पीड़ा आदि, इसके प्रति इसके अनुसार जैव क्रिया में होने वाले परिवर्तन को अनुक्रिया या प्रतिक्रिया कहते हैं। तो ये सब सजीवों में होता है, निर्जीवों में नहीं होता। सभी सजीवों का प्रमुख लक्षण प्रजनन है, और प्रजनन होता है, जीवन चक्र होता है, मृत्यु होती है। यानी कि जीवों का जन्म होगा, बड़े होंगे, वृद्धि विकास होंगे, यौवन अवस्था पर पहुँचेंगे, फिर वृद्धावस्था, उसके बाद मृत्यु। तो ये सजीवों में ये इस चक्र लाइफ साइकिल चलती रहती है, जबकि किसी भी निर्जीव में नहीं होता। तो प्रजनन एक महत्वपूर्ण गुण होता है, जिसमें कोई भी सजीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, इसी तरह से जैव विकास है, यानी कि जैव विकास, जीव अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, लेकिन प्रजनन की प्रक्रिया ऐसी होती है कि संतानों परस्पर कुछ विभिन्नताएं अवश्य हो जाती हैं। ठीक है, तो हजारों लाखों वर्षों में ऐसे विभिन्नताएं बढ़ते रहने के कारण नई जीव जातियों की उत्पत्ति होती है, जिसे हम उद्विकास कहते हैं। जीव अपनी जाति का उत्पादक ही नहीं होता, वरन अधिक विकसित नई नई जातियों का सृष्टा क्रिएटर भी होता है। ठीक, अब एक आपके कोर्स में है जीवों में विविधता की संकल्पना या जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले तो ये नोट कर लीजिए कि जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था एक वैज्ञानिक थे W.G. रोजन। इस वैज्ञानिक रोजन ने जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी शब्द को सबसे पहले यूज किया। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 1992 के अनुसार जैव विविधता का मतलब क्या है, इसको समझिए। जैव विविधता से तात्पर्य है कि पौधों, जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अनेक किस्मों, उनकी विभिन्नताओं, उनमें जो अंतर है, तथा पारिस्थितिक सम्मिश्र जिसका वे भाग हैं, एक इकोसिस्टम, एक जिस भूभाग में रहते हैं वो पारिस्थितिक सिस्टम पूरा ले करके जिसके वो भाग हैं, उससे होता है। कहने का मतलब है कि पौधे हों चाहे जंतु हों, उनकी अनेक अलग अलग किस्में, जो जैसा कि आप देखते हैं गाय, भैंस, बकरी, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, चमगादड़, ये सब जितनी अलग अलग किस्में हैं, पौधों में भी इसी तरह से बहुत सारी किस्में हैं, वो सब एक जैव विविधता, जीवों की विविधता, डिफरेंट प्रकार के जीव, पेड़ पौधे, जैसा कि हम देखते हैं, जितना हम देखते हैं, जितना हमें नॉलेज है, उससे भी कहीं अधिक विशाल भंडार होता है इन सजीवों का। तो वर्तमान पृथ्वी पर वास करने वाले जीवों की कुल संख्या का अनुमान तो नहीं लगा सकता, लेकिन वैज्ञानिक लगभग इनकी 20 लाख से अधिक विभिन्न किस्मों का पता लगा चुके हैं, जिसमें से 15 लाख जंतुओं की जातियाँ, किस्में हैं, और 5 लाख पेड़ पौधों, वनस्पतियों की। प्रतिवर्ष लगभग 10,000 नई किस्मों का पता लगाते हैं वैज्ञानिक। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वर्तमान पृथ्वी पर जीवों की वास्तव में लगभग 3 करोड़ किस्में हैं। इनके अतिरिक्त चट्टानों से प्राप्त जो जीवाश्म होते हैं,
वो फासिल से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के इतिहास में यानी कि इस पर कई करोड़ किस्मों के जीवों की उत्पत्ति एवं विलुप्ति हो चुकी है, उत्पत्ति भी विलुप्ति भी होगी। अब जाति किसे कहते हैं? स्पीसीज, इस शब्द को जानरे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। जीवों की प्रत्येक किस्म को एक जाति कहते हैं। जाति, जाति ये मानव में जैसे नहीं कि ब्राह्मण, राजपूत, ये सब जातियाँ नहीं। जाति का मतलब होता है कि मानव एक जाति है, बंदर एक जाति है, गाय एक जाति है, ठीक है, कुत्ते एक जाति हैं। ये सब जो जातियाँ हैं, शेर जाति है, सर्प एक जाति है, तो एक अलग अलग एक जातियाँ हैं स्पीसीज वैज्ञानिक भाषा में। इनकी बहुत बड़ी संख्या से जीव जगत के विभिन्न अर्थात जैव विविधता का पता चलता है, ठीक है। तो अधिकांश जातियों के सदस्य संख्या में अधिक, परंतु कुछ जातियों में सदस्य संख्या कम पाए जाते हैं, ठीक है। जो भूमि पर रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल कहते हैं, जो सदस्य समुद्र या रहते हैं उनमें उनको मैरीन कहते हैं। कुछ जीव जातियों के सदस्य नदियों, तालाबों, झीलों आदि के अलवणीय फ्रेश वाटर में रहते हैं। केवल समुद्र का जो जल होता है वो लवणीय यानी कि मैरीन वाटर, और उसके अलावा जो भी जल है नदियों में, तालाबों में, झीलों में, उसे हम अलवणीय जल या फ्रेश वाटर कहते हैं। उसमें भी बहुत सारे जीव जातियाँ, पेड़ पौधे होते हैं। उनके शरीर में बहुत सारे परजीवी पैरासाइट्स पाए जाते हैं। और जंतुओं में कुछ जातियों के सदस्य पेड़ पौधों पर भी वास करते हैं, जिसे वृक्षवासी आर्बोरियल कहते हैं। कुछ हवा में उड़ने वाले हैं, एरियल कहलाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जातियाँ हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो रफ पर नोट कर लीजिएगा। समुद्री जीव, इसके तल पर, समुद्री जीव के तल पर जो भी जंतु या सजीव रहते हैं फिक्स रहते हैं, स्थानबद्ध होते हैं अपने स्थान पर। जैसे पेड़ पौधे हैं, एक स्थान पर फिक्स रहते हैं, अस्थायी रूप से रहते हैं। उसी तरह से समुद्र के तल पर भी बहुत सारे जंतु सजीव फिक्स रहते हैं। इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने वाले जो सजीव होते हैं उन्हें हम बेंथिक कहते हैं। बेंथिक एनिमल, बेंथिक लिविंग ऑर्गेनिज्म वे हैं जो समुद्र तल पर स्थानबद्ध होते हैं, या इसके जल में स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने वाले, या समुद्र के जल में स्वतंत्र रूप से तैरने वाला, इधर से उधर टहलने वाले, उनको हम पेलाजिक कहते हैं, ठीक। बेंथिक एनिमल वो हैं जो समुद्री तल पर अस्थायी रूप से एक जगह स्थिर रहते हैं, स्थानबद्ध होते हैं। जबकि इसका उल्टा पेलाजिक जीव, पेलाजिक एनिमल्स ऑर्गेनिज्म वे होते हैं जो समुद्र के जल में स्वतंत्र रूप से इधर उधर तैरते रहते हैं, ठीक। अब ये पेलाजिक जीव जो समुद्र तट के निकटवर्ती भागों, जहाँ समुद्र की गहराई लगभग 200 मीटर तक होती है, अगर उस जल में रहते हैं तो उसे नेरेटिक कहते हैं। यानी नेरेटिक जीव वो हैं जो समुद्र के तट के निकटवर्ती भागों से लेकर के समुद्र के लगभग 200 मीटर तक के जल में पाए जाते हैं, उन्हें नेरेटिक कहते हैं। लेकिन नेरेटिक कौन है? ये तैरने वाले हैं, पेलाजिक ही हैं, ये तैरने वाले हैं। और अन्य पेलाजिक जीव जो तट से दूर 200 मीटर से अधिक गहरे भागों में के जल में रहते हैं, उन्हें महासागरीय जीव कहते हैं, ठीक है। महासागरीय जीव फिर समुद्र की गहराई के अनुसार ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः अधिपेलाजिक, अगर ऊपर है तो अधिपेलाजिक यानी एपीपेलाजिक, बीच में है तो मीजोपेलाजिक, उसके नीचे है तो बैथिपेलाजिक, और सबसे नीचे है तो एबाइसोपेलाजिक कहते हैं ऐसे जीव। समुद्र तट के अंतर्ज्वारी इंटरडाइडल क्षेत्र के वासी जो है लिटोरल जीव कहलाते हैं। जहाँ पर ज्वार भाटा आता है उस क्षेत्र में रहने वाले जीव लिटोरल कहलाते हैं। याद रहे लिटोरल जीव कौन से होते हैं, पूछा जाएगा तो ये आप जवाब होगा कि समुद्र तट के अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों के रहने वाले जीव लिटोरल होते हैं। बहुत सारी समुद्री मछलियां हैं जो जनन के लिए समुद्र से, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनाट्रामस एंड केटाट्रामस पूछा जाता है। समुद्रापगामी और ये समुद्राभिगामी, कन्फ्यूजन करता है लेकिन याद रहना चाहिए, नोट कर लो। बहुत सारी समुद्र मछलियाँ जो जनन के लिए समुद्र से इसमें गिरने वाली नदियों के मुहानों, ज्वारनदमुख जिसे एस्चुरी कहते हैं, उसमें चढ़ती हैं। तो ऐसे मछलियों को समुद्रापगामी या एनाड्रामस कहते हैं, ठीक। जो समुद्र में जब नदियाँ गिरती हैं तो समुद्र से निकल करके नदियों में चढ़ाई करने वाले, ऊपर पानी गिर रहा है नदी में लेकिन इसके ऊपर चढ़ाई करने वाले मछलियों को समुद्रापगामी या एनाड्रामस कहते हैं। इसके उल्टा ठीक कुछ ऐसी मछलियां हैं जो अलवणीय जल वाली मछलियां हैं, फ्रेश वाटर नदियों झीलों की वाली हैं, वो समुद्र अपने जनन के समय में, रिप्रोडक्शन काल के समय में वो नदियों के मुहानों से समुद्र में जाती हैं। नदियों के मुहानों से आते आते वो समुद्र में जब उतरती हैं तो इसको बोलते हैं समुद्राभिगामी या अधोगामी, इसको इंग्लिश से बोलते हैं केटाट्रामस, ठीक। अब अलवणीय जल के जीव स्थिर जलाशयों, झीलों, तालाबों आदि के जो होते हैं
वो लेंटिक कहलाते हैं। लेंटिक जीव वो हैं जो स्थिर जल में रहते हैं, समझ गए ना, स्थिर जल में, जिसका पानी बहता नहीं है, स्थिर जल में रहने वाले जीव लेंटिक कहलाते हैं। और बहते हुए जल अर्थात नदियों में रहने वाले जीव लोटिक एनिमल्स कहलाते हैं। तो लेंटिक एनिमल्स स्थिर जलाशय, झील, तालाब में, और लोटिक एनिमल्स बहते हुए जल में रहने वाले हैं। समुद्री या अलवड़ी जल में निष्क्रिय उतराने वाले फ्लोटिंग या जीव प्लैंक्टोनिक कहलाते हैं। उस प्लैंक्टोनिक जो समुद्र सतह पर या जल में, कोई भी जल हो, समुद्र हो या नदियां हो, झील हो, उनके सतह पर जो तैरते रहते हैं उन्हें हम प्लैंक्टोनिक कहते हैं, तैरने वाले जीवों को। पौधे छोटे छोटे देखो, पौधे तैरते रहते हैं, कुछ एनिमल्स भी हो ऊपर तैरते रहते हैं, वो अंदर नहीं जाते, तो ये प्लैंक्टोनिक कहलाते हैं। और सक्रिय तैरने वाले जो प्लैंक्टोनिक होते हैं वो सक्रिय नहीं तैरते, वो हवा के, पानी के लहरों के साथ इधर उधर टहलते रहते हैं, तैरते रहते हैं। और कुछ जीव होते हैं जो सक्रिय तैरते हैं, अपनी ऊर्जा से तैरते हैं, उन्हें हम नेक्टोनिक कहते हैं। यानी नेक्टोनिक जीव वो हैं जो सक्रिय रूप से स्थिर जल में या बहते हुए जल में तैरने वाले होते हैं, उसे नेक्टोनिक कहते हैं। ठीक है। भूमिगत और या स्थलीय जातियों के जीव जंगलों में, रेगिस्तानों में, पहाड़ी क्षेत्रों, घास के मैदानों, दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है। बहुत सारे जंतु भूमि पर रहने वाले, बिलों में रहने वाले हैं, उसे बरोविंग या फॉस्फोरियल सबटेरेनियन होते हैं। ठीक है। कुछ जीव जातियाँ संसार में परंतु कुछ सीमित भागों में फैली होती हैं, रचना में सरल, कुछ जटिल होती हैं। इस प्रकार विभिन्न जातियों के बीच में अनेक आकृति, माप, भार, रंग, शारीरिक संगठन, भोजन ग्रहण, जनन, वृद्धि, जीवन काल, बहुत सारे लक्षणों में विविधताएं पाई जाती हैं। तो जीवों की विभिन्न किस्मों अर्थात जातियों के विभिन्न, इनकी विभिन्नताओं के, उनके युद्ध विकास तथा जाति वृत्ति संबंधों के अध्ययन के लिए सिम्पसन ने एक शब्द दिया था, सिस्टेमेटिक्स या क्लैडिस्टिक्स के नाम से, जो एक जीव विज्ञान की एक शाखा है। विविधता में क्रमबद्धता, ऑर्डर इन डाइवर्सिटी। जीवों में इतनी बड़ी संख्या विविधता के कारण सरसरी नज़र में हमारी पृथ्वी का जीव जगत विविध प्रकार के जीवों का एक बहुत बड़ा एक कबाड़ खाना सा लगता है। बहुत सारे इसमें रहते हैं, जीव जाति इतने सारे रहते हैं, पौधों की अनेक हजारों लाखों किस्में, जंतुओं को उसी तरह से। तो उनमें पारस्परिक समानता असमानता के आधार पर आप तुलना कर सकते हैं, विभाजन कर सकते हैं, इनको छोटे बड़े कई समूहों और टैक्सा में बांट सकते हैं। उदाहरण में अगर देखा जाए तो सभी प्रकार की मछलियाँ अनेक प्रकार की होती हैं, लेकिन उनका रचना कार्य की समान होती है, इसलिए उनको हम एक पीसीस मत्स्य वर्ग में रखते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए ये किया जाता है। इस प्रकार से चूहे, बिल्ली, गाय, बंदर, मनुष्य काफ़ी भिन्न होते हैं, लेकिन सभी में स्तन और बाल होते हैं, इसलिए उनको स्तनी या मैमेलिया या स्तनधारी वर्ग में रखते हैं। ठीक है। इसी तरह से रचना में ऐसी समानताओं को समजातता कहते हैं। तो जैसे मछली, मेढक, छिपकली, पक्षी, मनुष्य आदि रचना में विभिन्नताओं के साथ साथ अनेक महत्वपूर्ण समानताएं भी होती हैं। इन सब के शरीर में कंकाल का ढांचा होता है, यानी रीढ़ रज्जु होती है, कशेरुकाएँ होती हैं, इसलिए इन ऐसे बड़े समूह को कशेरुकी या वर्टिब्रेटा में रखा जाता है। ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट था। अब प्राकृतिक जैव संतुलन। प्राकृतिक जैव संतुलन का मतलब ये होता है कि अपने अपने क्षेत्र में सभी जीवों का अन्य जीवों के साथ एक निश्चित संबंध रहता है, अर्थात प्रत्येक जीव के जीवन पर अनेक अन्य जीवों का भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए प्रकृति को हम एक विशाल जैव समाज, बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। एक जीव छोटे दूसरे जीवों के भोजन बनाकर उस पर आश्रित रहता है। ठीक है। सारे जीव वातावरण से श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। ठीक है। तो इस तरह से एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है। पेड़ पौधे जो हैं कि पौष्टिक पदार्थ का प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निर्माण करते हैं, भूमि से नाइट्रोजन लेते हैं और भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लवणों आदि का निरंतर उपभोग दूसरे जंतु करते रहते हैं। ठीक है। और फिर भी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये देखिए एक ग्राफ के माध्यम से कैसे चक्रीय उपभोग होता है। पेड़ पौधे मिनरल्स का उपयोग करते हैं। ये पेड़ पौधे चूँकि भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए ऑटोट्रॉफिक या स्वपोषी। जो जंतु होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, परपोषी कहा जाता है। ये भी ऑक्सीजन लेते हैं, पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं। जंतु ऑक्सीजन लेते हैं, उसके बदले में CO2 छोड़ते हैं। पौधे भी CO2 लेते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में। भोजन, पौधे जो है कि जंतुओं का भोजन बनते हैं और इस तरह से उनके वेस्ट प्रोडक्ट
मलमूत्र और उनके मृत शरीर से जो नाइट्रोजन निकलता है, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट, अमोनिया, यूरिया, वो सब मिट्टी में मिलते रहते हैं और उसके पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से प्राप्त करते हैं और उनसे वो जंतु अपना विभिन्न प्रकार के भोजन प्राप्त करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये एक तरह से चक्रीय उपभोग चलता रहता है, एक जंतु दूसरे जंतु पर निर्भर रहता है, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से पौधों को स्वपोषी जो स्वयं भोजन बनाते हैं, जंतुओं को परपोषी हेटेरोट्रॉपिक कहा गया है। बार बार प्रकृति का सीमित भंडार लौटकर फिर बार बार जीवों द्वारा उपयोग में लाया जाता है, यही एक चक्री होता है, ये कभी समाप्त नहीं होता। जैसे हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में बनाए गए पदार्थों से स्वयं इसका पर्णहरित पादपों तथा समस्त जंतुओं का पोषण होता है, इसलिए इन्हें जीव जगत के उत्पादक, प्रोड्यूसर और जंतुओं को उपभोक्ता कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए पादप वायुमंडल से जितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा भूमि से जल लवण लेते रहते हैं, उनकी पूर्ति क्रमशः जंतुओं के श्वसन, मलमूत्र, मृत शरीर से होती रहती है। इसी प्रकार जंतु जितनी ऑक्सीजन और पौष्टिक पदार्थ काम में लाते रहते हैं, उसकी पूर्ति पौधों के प्रकाश संश्लेषण से होती रहती है। पदार्थों के इसी चक्रीय उपभोग के कारण प्रकृति में इनकी कभी कमी नहीं पड़ती और जीवों को निरंतर मिलते रहते हैं। इसी को प्रकृति का जैव संतुलन कहते हैं, बायोटिक बैलेंस ऑफ नेचर। ठीक है, तो एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की कुल मात्रा को हरे पौधे लगभग 2000 वर्षों में मुक्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की कुल मात्रा को लगभग 300 वर्षों में खपाते हैं। तो ये हुआ आपका ये सेकंड चैप्टर आज समाप्त हो गया। ये इसकी प्रश्नावली है। ठीक है, इस प्रश्नावली में आपका होमवर्क है, इस होमवर्क को आप लोग करिएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट हैं होमवर्क, जो कर सकते हैं उसको करिएगा, जो नहीं कर सकते हैं नहीं मत करिएगा, उसको हम फिर बताएंगे आपको। गूगल जियो मीट के माध्यम से आपको क्लास लेंगे और हो सका तो मैं एक अलग से आपको होमवर्क दूंगा। ये देखिए, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, प्लांट्स, ये सब बहुत सारे डिफरेंट टाइप की किस्में, उनकी प्रजातियाँ, मानव है, एनिमल्स है, देखो गाय है, मुर्गी हैं, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बर्ड्स, कीड़े मकोड़े, ये सब एक जितने भी सजीव हैं यही बायोडाइवर्सिटी है। भिन्न भिन्न जाति के पौधे, भिन्न भिन्न जाति के जंतुओं को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। जैव विविधता यानी कि जीवों में विविधता, कितने अंतर के जीव पाए जाते हैं। ठीक है, और ये देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी पर देखो, इसी पृथ्वी पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, डिफरेंट प्रकार देखो दिखाया गया है। यही है जैव विविधता। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, यही है। देखो यहाँ पर एक दूसरे जीव, ये प्राकृतिक बैलेंस। ठीक है, पौधे के ऊपर शाकाहारी जंतु निर्भर रहते हैं, उनको मांसाहारी जंतु निर्भर कर रहते हैं, वो उनका भोजन बनाते हैं। एक दूसरे से जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ये है बायोडाइवर्सिटी। लिविंग बीइंग, देखो सजीव वस्तु कौन है, निर्जीव वस्तु कौन है, इसे आप अच्छी तरह जानते हैं। ये लोअर क्लास का टॉपिक है। सजीव निर्जीव क्या अंतर है। निर्जीव देखिए मकान, गाड़ी, ग्लास, पेन, बुक, ये सब निर्जीव हैं। सजीव में चिड़िया, पौधे, गुलाब। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे।